एनीवन, कोई कमेंट हो किसी चीज़ के बारे में जो आप चाहें कि मैंने कोई ऐसी चीज़ जो जिसके बारे में आपको लगे कि मैंने कुछ कम कहा, आपको कुछ ज़्यादा कहना है उस बारे में। सर जो आपने दो कॉल लिए थे ना, एक को भी छोड़ दिया सर आपने, वो दूसरे को भी छोड़ दिया। नहीं, एक वक्त में एक का रेजिड्यू पुट किया था ना, जो छोड़ा कोई नहीं था। डिपेंड करता है कंटूर को नीचे से क्लोज करेंगे या ऊपर से करेंगे। ऊपर से करेंगे एक तरफ वाला लेंगे, नीचे से करेंगे दूसरी तरफ वाला लेंगे। ये थी, लिए दोनों ही थे हमने, दोनों रेजिड्यू लिए थे ना, दोनों, तभी तो पूरा प्रोपेगेटर बनाया था ना। हाँ सही क्वेश्चन है थोड़ा बात करते हैं वो ये कि हम लोग जब क्वांटम फिट थ्योरी कर रहे हैं तो हम पहले लगा कि कोई जब हमने शुरू में तक की थी तो हमने एंड पॉइंट से बोला था कि हमें पता है पार्टिकल कहाँ से आएगा और कहाँ से, फिर हमने वेरिएशन लगाई थी और हमें पता था एंड पॉइंट को वैनिश कर देती और जो एक तीसरी टर्म आती थी हम लोग डाले। अब हम क्वांटम फिट थ्योरी कर रहे हैं तो हमें कैसे पता, ऑफ कोर्स वो क्लासिकल पार्टिकल्स नहीं है, यहाँ से आएंगे वहाँ पे वैनिश कर देंगे, तो हम वही वाली वजह लगा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, हम एंड पॉइंट फिक्स करते हैं। उसकी वजह मैं जो आज के कल का लेक्चर होगा ना, वो उसमें वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको उसका जिसे कहते हैं ना स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ कि होता क्या है। जब हम कोई पार्टिकल प्रिपेयर करते हैं ना, देखें हम चीज़ों को जानेंगे उनकी इंटरेक्शन से। आज मैं इंटरेक्शन की बात करूँगा। जब पार्टिकल इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता तो वो कोई ना कोई आइगन स्टेट होती है। किसी जगह पे कोई प्रिपेयर हुआ पार्टिकल, वो आइगन स्टेट था क्योंकि अभी तक इंटरेक्शन उसने किसी से की नहीं थी। एक दफ़ा आपने फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर एक ऐसा सोर्स लगाया जो फोटोन एमिट करता है, वो इस पार्टिकल को देखता है, यहाँ पर उसे टकराएगा तो ये उस वक्त उसकी इंटरेक्शन में होगा, ये आइगन स्टेट नहीं होगी। फार इन द फ्यूचर जहाँ डिटेक्टर लगोगा, जहाँ पर ये जाके डिटेक्ट हो जाएगा, वहाँ दोबारा आइगन स्टेट हो जाएगी। इसीलिए डिटेक्टर इंटरेक्शन रीजन से दूर लगाए जाते हैं, क्योंकि जब इंटरेक्शन हो रही होती है तो एनर्जी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। जब एनर्जी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है तो आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अनसर्टेनिटी टाइम एनर्जी में मौजूद होती है। इसलिए आप डिटेक्टर फार इन द फ्यूचर लगाते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि पार्टिकल जहाँ से पैदा हुआ, ठीक है, जहाँ से भी था, जहाँ पर हमने देखा वहाँ से देखना शुरू किया, वो हमारी इनिशियल स्टेट है, जहाँ पर हमने उसे ट्रैक कर लिया फाइनल स्टेट है। इसलिए एंड पॉइंट फिक्स्ड है। आयलर लैग्रांज इक्वेशन डिराइव करते हुए बाय द वे एंड पॉइंट फिक्स्ड होना एक सफिशिएंट कंडीशन, एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है। यू कैन ऑलवेज हैव इट, बट देन यू हैव द एंड पॉइंट टर्म्स आल्सो। और ये इस पर बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की किताब, जो फ्रीडमैन डायसन के लेक्चर्स हैं उनमें। मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मुझे याद नहीं, लेकिन डेफिनेटली उस किताब में इस पे थी, और मुझे भी उसके बाद ही पता चला था कि ये कोई नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, जस्ट सफिशिएंट कंडीशन। इसलिए क्योंकि आपने इसलिए एंड पॉइंट फिक्स, लेकिन उसका तरीका ये था कि आप रोप के कोई से 2 पॉइंट ले लें, उनकी जो इक्वेशन निकालेंगे वो ही होगी, फिर अगले 2 पॉइंट, फिर अगले 2 पॉइंट, इसीलिए वरना आपके पास एंड पॉइंट पे बिल्कुल सा जिस तरह लैग्रांज इक्वेशन में आप कंस्ट्रेंट्स डालते हैं, आपको कंस्ट्रेंट डालना पड़ेगा और कंस्ट्रेंट की टर्म एंड पे आ जाएगी, कंजर्वेशन नहीं होगी जब तक आप उस चीज़ को नहीं डालेंगे। तो एग्जैक्टली जब तक आप कंजर्वेशन करना, कंस्ट्रेंट करता क्या है, इधर की फोर्स को उधर की फोर्स के बराबर करता है, जब तक आप वो नहीं डालते फोर्स इक्वेट नहीं होती। एग्जैक्टली ठीक है, यही थी। हाँ, तो मैं एग्री कर रहा हूँ इस बात से बाकी लोगों के लिए कि एंड पॉइंट फिक्स हो ना भी हो तो आप आयलर लैग्रांज टाइप इक्वेशन बना सकते हैं। टाइप का लफ्ज़ इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली बिल्कुल, कोई भी इंटरेक्शन ले आए व्हाटसोएवर, स्पेस टाइम को नॉन कम्यूटेटिव ले लो, तुम जो लेते हो उसमें भी एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी। तो इसलिए वजह यह कि जब जब उन चीज़ों पे आप रहेंगे जिसमें किसी चीज़ का कोई डायनामिकल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ना हो सिवाय फील्ड के अपने अलावा, तो आयलर लैग्रांज इक्वेशन यही रहेगी। अपने अलावा कोई भी और डायनामिक्स आएगी तो उसकी टर्म साथ में आ जाएगी। इवन जब आप सोर्स के मौजूदगी में मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखते हैं तो डी म्यू एफ म्यू न्यू इज इक्वल टू 0 नहीं आता, जे न्यू आता है। जब तक आप जे न्यू नहीं डालते कंजर्वेशन होल्ड नहीं करती। तो बाइट सबूत है कि कोई सोर्स मौजूद है। इसलिए जब फिर आप ग्रीन्स फंक्शन कैलकुलेट करते हैं तो ये जो प्योर थे ये रिटार्ड हो जाते हैं, एडवांस्ड हो जाते हैं। तो यानी जब भी कोई सोर्स मौजूद है तो आप चीज़ों को अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। सोर्स वो बाउंड्री कंडीशन चेंज होने से भी बन सकता है या कुछ किसी भी वजह से हो सकता है। एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन अगर उसकी स्पोर्ट भी साथ ही ऑसिलेशन से किसी और एनर्जी के साथ किसी और तरह टाइम के साथ चल रही है तो आपको उसके इफेक्ट्स डालेंगे आयलर लैग्रांज इक्वेशन में तो चीज़ आएगी। इसका मतलब है जो आयलर लैग्रांज इक्वेशन फिक्स बाउंड्री कंडीशन वाली थी वो वर्क नहीं कर रही थी, आपको कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ा उसके अंदर। दैट इज़ द पॉइंट। और कोई सवाल? शाबाश, सब क्लियर हो गया? जो क्वेश्चन पूछे थे कमरे में वो सारे समझ आ गया?
ठीक है, चलूँ आगे। अच्छा भाई, अभी तक हमने दो चीज़ें, मेनली दो पिक्चर्स के बारे में बात की थी। एक पिक्चर वो थी जिसको मैंने कहा था श्रोडिंगर पिक्चर, थोड़ा सा मैं याद दहानी करा देता हूँ। श्रोडिंगर पिक्चर से क्या मुराद थी हमारी, एक ऐसी पिक्चर थी जिसमें जो स्टेट थी वो टाइम डिपेंडेंट थी और जो ऑपरेटर्स थे वो टाइम इंडिपेंडेंट थे। हमने कहा कि ठीक है, फिज़िक्स इसमें की जा सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है हमें फ़िज़िक्स को करने में। फिर हमने ये कहा था कि एक ऐसी भी पिक्चर हो सकती है जिसमें सारी की सारी टाइम डिपेंडेंस ऑपरेटर्स को चली जाए और स्टेट्स में वक्त का फंक्शन ना रहें। तो ऐसी पिक्चर को हमने कहा था कि ये हाइजेनबर्ग पिक्चर है। और हमने जब कंजर्वेशन की थी तो हमने देखा था कि हाइजेनबर्ग पिक्चर जो है वो हमें डायनामिकल वेरिएबल ऑपरेटर्स की कंजर्वेशन की इक्वेशन दे देती है विद द, यानी वी कैन ऑलवेज राइट द टाइम डेरिवेटिव ऑफ एनी ऑपरेटर इन टर्म ऑफ द कम्यूटेशन ऑफ दैट ऑपरेटर विद द हैमिल्टोनियन, प्लस अगर वो एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड करता है तो एक्सप्लिसिट टाइम का डेरिवेटिव जो कि पार्शियल डेरिवेटिव वो भी साथ आ जाएगा। ये ठीक है बात। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, सिंपल, आपने सिंक्रोट्रॉन में पढ़े हुए हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स डाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, सॉल्व करने में आप कर सकते हैं उसको भी क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है, करने बेशक क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मसला इसमें क्लासिकली भी किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप इतना कर लीजिए कि आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को टाइम डिपेंडेंट ले लें। इसका मतलब है बजाते खुद आपकी स्टेट भी टाइम डिपेंडेंट हो सकती है और आपके ऑपरेटर भी टाइम डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो आज इस पिक्चर की मैं बात करूंगा, वो एक ऐसी पिक्चर है जिसमें आपके ऑपरेटर्स और स्टेट दोनों टाइम डिपेंडेंट है। ये थर्ड पिक्चर होगी और ये पिक्चर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है फिजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर, जो हम करेंगे पूरे के पूरे इस कोर्स में। इसके बाद इन 2 लेक्चर्स के बाद जो एप्लीकेशंस करेंगे वो इसी को लेके चलेंगे। यहाँ तक अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहें, पिछली 2 पिक्चर्स के बारे में कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए, वरना फिर मैं आज की चीज़ शुरू करूँ। ठीक है, चलो ओके चले। अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है। मैस स्प्रिंग सिस्टम में हैमिल्टोनियन क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स में जब आपने लिखा था वो था p²/2m, जो कि काइनेटिक एनर्जी पार्ट था, प्लस उसके अंदर एक इंटरेक्शन पार्ट भी था, जो इंटरेक्शन थी मैस की स्प्रिंग के साथ, जो कि हाफ के x² पैराबोलिक पोटेंशियल के साथ थी। इसका मतलब है आपका जो हैमिल्टोनियन है वो लाजमी नहीं है कि सिर्फ उसके पास फ्री पार्ट हो। नेचर के अंदर जो हैमिल्टोनियन हम लिखते हैं उनके अंदर एक ना एक इंटरेक्शन पार्ट ज़रूर मौजूद होता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था कि योर हैमिल्टोनियन H इज इक्वल टू H0 प्लस एक उसके अंदर एक इंटरेक्शन पार्ट मौजूद है, एक ऐसा पार्ट कि अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल के सॉल्यूशंस को लेता तो वो जो पहले प्लेन वेव थे अब वो प्लेन वेव नहीं रहेंगे, बल्कि उनके साथ वो चेंज हो जाएंगे वो सॉल्यूशंस। और आपको याद है श्रोडिंगर इक्वेशन में जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन थी वो क्या थी, द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज SE इज फॉर द श्रोडिंगर इक्वेशन। वो क्या थी आपको याद है किसी को, आयोटा H बार d/dt साई, मैं छोटी सी एक चीज़ लिखूंगा साथ में सबस्क्रिप्ट में, आयोटा H बार d/dt ऑफ साई, जो कि टाइम का फंक्शन है। नीचे मैं S लिख देता हूँ छोटा सा ताकि पता चल जाए ये टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन है श्रोडिंगर पिक्चर में, इज इक्वल टू H टाइम्स साई। अच्छा, श्रोडिंगर इक्वेशन यही है, ये बात आप याद रखिएगा, श्रोडिंगर इक्वेशन यही है। जो H साई इज इक्वल टू E साई है वो आइगन वैल्यू इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन की एक फॉर्म है। दिस इज दी श्रोडिंगर इक्वेशन जिसमें स्पेस और टाइम पार्ट दोनों मौजूद हैं। अच्छा, मैं अब एक काम करता हूं कि मैं इंटरेक्शन पिक्चर के हैमिल्टन के वेव फंक्शन को रिलेट करता हूं विद द श्रोडिंगर पिक्चर, और उसको इस तरह रिलेट करता हूं कि लेट मी राइट साई टी। मैं अब एक ऐसा मैंने याद है पहले क्या किया था, मैंने हाइजेनबर्ग पिक्चर में स्टेट को टाइम इंडिपेंडेंट किया था और ऑपरेटर को टाइम डिपेंडेंट बनाया था। अब मैं ये कह रहा हूं कि नहीं भाई, इसको मैं इंटरेक्शन पिक्चर में जो श्रोडिंगर पिक्चर की जो स्टेट है उसी को मैं साइन ठीक रखना चाहता हूँ एक्सपोनेंशियल के, इसके साथ H0 T/H बार, मैं आगे इसके T0 लिख देता हूँ। आई थिंक आई हैव रिटन इट, नो दिस वाज करेक्ट। मैंने क्या किया, मैंने कहा जी कि ये इंटरेक्शन पिक्चर है, इसके साथ ये एक फेज आ रहा है, अगर आप इसको साई स्टार साई करके भी देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। याद है ना आपको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
अगर मैं इसमें से टी नॉट लिखता तो यही इंटरेक्शन पिक्चर की बजाय हाइजेनबर्ग पिक्चर का बन जाता, टाइम एवोल्यूशन बन जाती। अब इसको लेके थोड़ा सा सॉल्व करना है। मेरा ये क्लेम है कि अगर इसमें मैं टाइम डेरिवेटिव लगाऊं तो क्या होगा, कौन बताएगा? अगर मैं ये चीज़ करूं आयोटा एच बार डी बाई डी टी ऑफ साई टी, ये करूं तो क्या होगा, कौन कर बताएगा? सबसे पहली बात है मैं यहां पर लिख सकता हूं आयोटा एच बार डी बाई डी टी, दोनों तरफ लगाता हूं ना इस चीज़ के ऊपर, ई टू द पावर आयोटा एच नॉट टी ओवर एच बार साई टी इन दी श्रोडिंगर पिक्चर। कौन बताएगा? टोटल हैमिल्टोनियन आपका यही है, सिर्फ आपने फ्री पार्ट से क्यों लिखा, ये आपकी बात का जवाब है। इंटरेक्शन पार्ट तो हर इंटरेक्शन के हर जगह पे चेंज हो रहा है, तो आपने इवाल्व तो उसको फेज तो आपने वही डाला जो फिक्स्ड रहना है थ्रू आउट द मोशन, और वो फ्री पार्टिकल वाला है। अच्छा, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या जवाब आएगा? पहले तो जी बताएंगे आप, प्रोडक्ट रूल है, बिल्कुल ठीक है। पहले तो आ गया आयोटा एच बार, अंदर क्या बन गया शाबाश, यहाँ पर क्या बना आयोटा एच नॉट, अच्छा ये ऑपरेटर है मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ ओवर एच बार ई टू द पावर आयोटा एच नॉट टी ओवर एच बार साई टी इन श्रोडिंगर पिक्चर, ठीक है बात, प्लस ई टू द पावर आयोटा एच नॉट टी ओवर एच बार, ठीक है। अगली टर्म क्या आ जाएगी? डी बाई डी टी ऑफ, मैं थोड़ा सा छोटा इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह बची रहे, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? अच्छा, ये आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर्ड बना देगा जो कि -1 है, ये एच बार और ये एच बार आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये आ गया माइनस एच नॉट ई टू द पावर आयोटा एच नॉट टी ओवर एच बार इंटू साई टी इन श्रोडिंगर पिक्चर, ठीक है, प्लस ई टू द पावर आयोटा एच नॉट टी ओवर एच बार, ये आयोटा एच बार मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आयोटा एच बार डी बाई डी टी ऑफ साई टी इन श्रोडिंगर पिक्चर, ठीक लिखा भाई? कुछ गलत तो नहीं लिखा? ये क्या है, ये किसके बराबर है? इसके बराबर है ना, इसका मतलब है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सो दिस इक्वल टू माइनस एच नॉट ई टू द पावर आयोटा एच नॉट टी ओवर एच बार इंटू साई टी इन श्रोडिंगर पिक्चर, प्लस आप ही ने मुझे बताया है कि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ई टू द पावर आयोटा एच नॉट टी ओवर एच बार, और आपने मुझे बताया इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एच टाइम साई टी इन शॉर्ट, ये वाली चीज़ दिस इक्वेशन। ये एच नॉट नहीं होगा क्योंकि फ्री, नहीं श्रोडिंगर इक्वेशन तो यही है ना सर, श्रोडिंगर इक्वेशन में ये फ्री पार्टिकल की है। नहीं, ये तो हर चीज़ के लिए इक्वेशन है, एच साई इज इक्वल टू आयोटा डी बाई डी टी, हर किस्म की चीज़ के लिए यही है। हाँ, फ्री पार्टिकल तो सिंपलेस्ट केस था ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर में तो यही करते थे ना, टाइम डिपेंडेंट चीज़ों में यही कर लेते थे, डी बाई डी टी का फैक्टर आज तक। हाँ, ये है ना, मेरे पास जो हैमिल्टोनियन है उसमें दोनों पार्ट है ना, इंटरेक्शन पार्ट भी है, ये बिल्कुल इसमें सब कुछ है, इसमें हर चीज़ है। एच नॉट जो फिक्स्ड है वो फ्री है, एच आई कुछ भी हो सकता है, अभी उस पर आते हैं, ठीक है, अभी उस पर आते हैं। ये क्या चीज़ है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एच नॉट प्लस एच आई, तो ये तो वही बन गया जो पहले था, पहली टर्म तो वो नहीं बदलेगी, माइनस एच ई टू द पावर एच नॉट टी ओवर एच बार इंटू साई टी श्रोडिंगर पिक्चर, प्लस ई टू द पावर आयोटा एच नॉट टी ओवर एच बार। देखिएगा कितनी एलिगेंटली ये चीज़ कैलकुलेट हो जाएगी, देखिएगा आप एक, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एच नॉट प्लस
एच आई इंटू साई टी इन श्रोडिंगर पिक्चर। एग्री कर रहे हैं मेरी इस बात से या नहीं? अच्छा, आपने एक चीज पढ़ी हुई है क्वांटम मैकेनिक्स में। सो वी नो दैट एच नॉट जो है वो अपने साथ जो है वो हमेशा कम्यूट करता है, और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि एच नॉट जो है कोई भी ऑपरेटर हो वो अपने हर फंक्शन के साथ कम्यूट करता है। पी के साथ भी कम्यूट करता है, पी स्क्वायर के साथ भी करता है, पी टू द पावर n के साथ भी करता है। इवन एक्सपोनेंशियल ऑफ पी भी हो तो एक्सपोनेंशियल की सीरीज खोलें, अगर हर पी अपने साथ कम्यूट कर रहा है सबके साथ ही फिर वो कम्यूट कर रहा है। और इस डीप डाउन इसकी फिजिक्स है कि एक दफ़ा आप किसी चीज़ का आइगन फंक्शन फाइंड कर लें देन इट रिमेन्स द आइगन फंक्शन ऑफ दैट ऑपरेटर। अच्छा, तो चलें, इसका मतलब है मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ ना इससे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस थिंग इज इक्वल टू, मैं इसलिए वो लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा कि पहले भी जगह की किल्लत हो गई अब। तो क्या बन गया ये माइनस एच नॉट। अच्छा, एक काम क्यों ना करूँ यार, इतना लंबा जो लिख रहा हूं तो इसकी जगह क्यों ना ये लिख लूं, एच नॉट क्या ख्याल है, ये साई टी आई लिखा हुआ है ना, बार बार जो इतना कुछ लिख रहे हैं हम। अच्छा, इसमें अगर मैं एच नॉट को बाहर निकाल लूं तो क्या बन जाएगी बाकी चीज, क्योंकि अगर ये इधर चला जाए ये और ये मिलके वापस साई टी आई नहीं बना देंगे। ठीक है, अगली टर्म क्या बन जाएगी, प्लस एक टर्म और रह गई, वो क्या थी, ई टू द पावर आयोटा एच नॉट टी ओवर एच बार। शाबाश, एच आई कोई भी इंटरेक्शन पार्ट इनटू साई टी इन श्रोडिंगर पिक्चर। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हमें यह बड़ा फ़ायदा है कि जहाँ कुछ ना चले हम आइडेंटिटी लगा रहे थे, नज़र आ रहा है आपको वहाँ से नहीं? अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा दूँ, आइडेंटिटी ऑपरेटर, क्योंकि सारे ऑपरेटर्स हैं, मैं हैट नहीं डाल रहा फिर भी, और इसकी जगह मैं ये लिख दूँ कि दिस इज इक्वल टू, आइडेंटिटी की जगह मैं ये लिखूँ कि लेट्स पुट एन आइडेंटिटी ऑपरेटर विच इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आयोटा एच नॉट टी ओवर एच बार इंटू ई टू द पावर प्लस आयोटा एच नॉट टी ओवर एच बार। तो ठीक डाली है ना मैंने आइडेंटिटी। ये मैं अगर इस टर्म में डाल दूँ तो क्या जवाब आ जाएगा, कोई बताएगा आप में से मुझे, एनीवन? जी क्या बन जाएगा, अभी पता चलता है ना, चले बताएं ना क्या बनेगा। लाग नहीं रहा जैसे हाइजेनबर्ग पिक्चर की तरह चीज़ें बन रही हैं आस्ता आस्ता। अच्छा, पहली तो बात है ये दो तो कट गई, इनसे तो जान छूट गई। अगर मैं यहाँ पर डालूंगा तो इसका मतलब है चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ कि दिस थिंग इज इक्वल टू, यानी ये वाली चीज़ जो है ये बन गई है ई टू द पावर आयोटा एच नॉट टी ओवर एच बार एच आई ई टू द पावर माइनस आयोटा एच नॉट टी ओवर एच बार इंटू ई टू द पावर आयोटा एच नॉट टी ओवर एच बार साई टी इन श्रोडिंगर पिक्चर। और ये क्या लिखा हुआ है, बड़ी सेल्फ कंसिस्टेंट इक्वेशन बन गई है। अब आपके पास क्या इक्वेशन बन गई है, अगर आपके पास क्या चीज़ बनी है, वो किसी को नजर आ रहा है क्या बना है, साई टी ऑफ आई बन गया ना, ये वाला है ना, ये वाला। तो इक्वेशन क्या बन गई है फिर अब आपके पास, आयोटा एच बार डी बाई डी टी ऑफ साई टी इन इंटरएक्शन पिक्चर इज इक्वल टू सम ऑपरेटर एच आई जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है। अच्छा, मुख्तलिफ बुक्स में इसको जिस तरह लिखा जाता है मैं उसके साथ मैं लिख दूंगा। वैसे एच आई फंक्शन ऑफ टाइम नहीं था, वैसे एच आई जो था ये इंटरएक्शन वाला पार्ट, ये फंक्शन ऑफ टाइम नहीं था। अब मसला यह कि इंटरएक्शन को भी मैं आई से लिखूंगा
और इंटरेक्शन पिक्चर को भी मैं आई से ही लिखूंगा, बाद में एक आई हटा दूंगा। तो ये क्या बन गया, एच आई और आई ऑफ टी साई टी ऑफ आई। ये क्या मतलब है इसका, इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन का इंटरेक्शन पार्ट इन इंटरेक्शन पिक्चर इज नाउ द फंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए एच आई आई लिखा है। वरना आई हटा भी दूंगा, आगे जाके मैं आई हटा दूंगा तो मैं मान के चलूंगा कि ये वाला कि ये इंटरेक्शन पिक्चर का ही है। वेयर एच आई टी इज माई डेफिनेशन इज ई टू द पावर आयोटा एच नॉट टी ओवर एच बार इंटरेक्शन पिक्चर ई टू द पावर माइनस आयोटा एच नॉट टी। किसी भी ऑपरेटर को आप टाइम डिपेंडेंट बना सकते हैं इस चीज़ की मदद से। इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं ना कि कोई भी चीज़ हो वो इस तरह टाइम डिपेंडेंट बन जाएगी। अच्छा, अगर मैं यही काम करूं, ये आई किस वजह से है, को इंटरेक्शन, ये आई किस वजह से था, पिक्चर की वजह से। ठीक है, बात नोटेशन गंदी सी रख ली हमने, लेकिन खैर कम से कम कंसेप्चुअली पता है। एक बोर्ड पे फिर पता है बड़ा मुश्किल है, टाइप कर होता तो जैसे कहते लिख लेता। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि आपने मुझे ये बात कही थी कि जो आपका फ्री हैमिल्टोनियन है, फ्री स्टेट का हैमिल्टोनियन है, हाँ ठीक है कहना, वो ऐसा है जो वक्त के साथ नहीं बदलेगा। क्यों, इंटरेक्शन होंगी तो चीज़ें वक्त के साथ बदलेंगी। इसलिए मैंने आपको एक दफ़ा बताया था ये बात कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है और यहाँ कोई न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन फ्री था, जो ही न्यूक्लियस के रेंज में आया, ठीक है न्यूक्लियर फोर्स जो कूलम्बिक फोर्स इनफाइनाइट रेंज है, लेकिन कोई क्वालिटेटिव रेंज उस वक्त आई जब वो करीब आया न्यूक्लियस के, लेट्स से फ्यू फर्मी आया, चले खैर कोई बात नहीं है। जब करीब आया तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन फील की, तो उसमें फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम कोई पार्टिकल दोनों के दरमियान में एक्सचेंज हुआ। उसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती थी, वो इस पार्टिकल की एनर्जी से बहुत ज़्यादा भी हो सकती थी एक्सचेंज होने वाली चीज़ दरमियान में, उसका बहुत ज़्यादा मैस भी हो सकता था, लेकिन वो वर्चुअल पार्टिकल था। उससे इंटरेक्शन के बाद जब फिर पार्टिकल गया तो कंजर्वेशन होल्ड करती है, जब पार्टिकल बहुत माजी में था या जब पार्टिकल बहुत मुस्तकबिल में था, टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कंजर्व करती है। अगर कोई आपसे पूछे डू वी हैव द एनर्जी कंजर्वेशन एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन, वी कांट, नहीं, बिल्कुल फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम एनर्जी इज वायलेटेड। कैसे, बाय द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब यह कि अगर मैं एच नॉट कैलकुलेट करूं, ये वाली चीज़ एच नॉट इन इंटरेक्शन पिक्चर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या जवाब आता है इसका, कौन बताएगा, एनीवन? क्या होगा, पहले लिखेंगे कैसे इसको, ई टू द पावर आयोटा एच नॉट टी ओवर एच बार वैसे खाम हाई हमने रखा है, 1 कर देते तो बेहतर था, एच नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा एच नॉट टी ओवर एच बार। ये किसके बराबर है, ये तो अपने साथ कम्यूट ही करेगा ना, इसका मतलब है इसको चाहे इधर निकाल दें इधर निकाल दें, कोई फ़र्क पड़ता है, किसके बराबर आ गया ये, परफेक्टली फाइन। इंटरेक्शन पिक्चर के अंदर जो फ्री पार्टिकल का हैमिल्टोनियन है वक्त के साथ चेंज नहीं होता, वो वक्त से इंडिपेंडेंट ही रहता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है इंटरेक्शन पिक्चर का ये वाला। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। सर एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट कैसे होती है, जो आपने बताया था? आपने पढ़ा हुआ ना, उसने कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की है न्यूक्लियस से, यू कांट से एनीथिंग बाय दिस इक्वेशन। कोई ना कोई स्प्रेड है एनर्जी का किसी ना किसी टाइम के स्प्रेड के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एच बार है। लेकिन क्या होगा आप देखिएगा, फार इन द पास जब पार्टिकल इंटरेक्ट करके निकलेगा वापस जाएगा, हम पढ़ेंगे इसको प्रोपेगेटर के थ्रू इंटरेक्शन के बाद, तो वापस सब कुछ कंजर्व करेगा एनर्जी को, एनर्जी क्योंकि एनर्जी इस कायनात में कभी भी वायलेट नहीं होती। ना करो यार यार किसी तरीके से फिल्म उल्टी चला के बिग बैंग तक ले जाओ, है ना? हाँ पार्टिकल है, अगर आप उसको देखें तो वो रुक जाता है, मतलब न्यूटन की मैकेनिक्स कहती है वो चलता जाएगा, तो वो भी चीज़ है। एक्सटर्नल एजेंट डालना पड़ेगा आपको, वैसे कुछ नहीं रुकता।
न्यूटन का कानून भी एक्सटर्नल एजेंट की अदम मौजूदगी में कहता है, ये जो भी कहता है चलता है तो चलता रहेगा जब तक तो कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं होगी जो आपने पहले शामिल नहीं की सिस्टम में। फ्रिक्शन शामिल कर देते तो चलने वाली चीज़ भी रुक जाती थी। मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये कह रहे हैं। अगर यही चीज़ आप जनरल रिलेटिविटी का इशू होता है, आप ग्लोबल एनर्जी कंजर्वेशन लॉज को डिफाइन कर सकते हैं, तो जैसे वहाँ पे जो कंजर्वेशन लॉज है वो मेट्रिक से हम डिफाइन करते हैं कि मेट्रिक किसी कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। फील्ड थियरीज आर लोकल, सिंपल इज दैट। तो जो भी चीज़ आप करेंगे लोकली करेंगे, ठीक है ना, सिंपल इज दैट। आप नहीं कह सकते जो चीज़ मैंने यहाँ रखी है वहाँ भी वैसी होगी, नहीं, वहाँ अपना फील्ड डिफाइन करे फाई एफ एक्स, और वो एक ही फील्ड होगा जो यहाँ जो कर रहा है वो वहाँ भी कर रहा है, वो फ्री पार्टिकल का है। और उसने आपको साबित कर दिया है कि एक पार्टिकल फ्री है, जिस मर्जी टाइम पे उसे इवाल्व करके ले जाएं उसकी एनर्जी हमेशा कंजर्व ही होगी, इसकी नहीं होगी। ये तो मैंने इसीलिए कहा इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में जो ई और बी चेंजिंग फील्ड में होते हैं उनकी एनर्जी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। एक जिस लम्हे पे आप देखेंगे वो एनर्जी होगी, अगले लम्हे पे कुछ और हो जाएगी, ठीक है जी। यार मुझे आती नहीं इसलिए मुझे उसका पता भी कुछ नहीं है जी। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। न्यूटन के कानून असल में सबसे ज़्यादा तो हमें उसने मसला किया ना, d2/dt² आता है ना, तो इसलिए हमारी बस वो आदत बन गई थी कि टी को -t करने से सब कुछ ठीक आता है। टाइम इज़ अ नॉन यूनिटरी, टाइम ट्रांसलेशन इज अ नॉन यूनिटरी सिमेट्री, तो खैर है ना, सही कह रहे हैं ना, एंटी यूनिटरी होती है ना। हाँ, इस तरह नहीं लिखा जा सकता उसको। चलो, अगर किसी को नहीं पता तो फिर मैंने ठीक कहा है। चलो अच्छा, इसकी जगह कोई मुझे बता सकता है इंटरएक्शन पिक्चर में टोटल हैमिल्टोनियन क्या होगा? अब पता चलता है, अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपको चीज़। क्या हो जाएगी ये? e⁻i h0t/h⁻। टोटल हैमिल्टोनियन किसके बराबर है? जो भी आपका हैमिल्टोनियन अगर उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को आप रख लें तो वो फ्री है। फ्री पार्ट इज अ काइनेटिक एनर्जी पार्ट इंटू e⁻⁻ h0t/h⁻। क्या जवाब आएगा इसका, कौन बताएगा? इसका मतलब है इंटरएक्शन पिक्चर में अगर आप टोटल एनर्जी किसी चीज़ की लिखेंगे तो एक तो उसमें फ्री एनर्जी होगी जो वक्त के साथ नहीं बदलेगी, प्लस एक वो एनर्जी होगी जो HIIF जो इंटरएक्शन पार्ट है वो वक्त के साथ बदलेगा। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वक्त के साथ बदलता रहूं मैं, क्या कहाँ देखूंगा? जूं ही को पार्टिकल छोड़ूंगा उसमें, उस पार्टिकल की एनर्जी से मुझे पता चल जाएगा कि ई और बी जो है वक्त के साथ बदले हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज देखने के लिए मुझे कोई ना कोई पार्टिकल चाहिए होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि जो फ्री पार्टिकल था तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, जो इंटरएक्शन पार्ट था उसमें एक तब्दीली आई। इंटरएक्शन पिक्चर थोड़ी सी ना बुक्स में इस तरह कन्वेंशनली पढ़ाई नहीं जाती, इसलिए नई लगती है ज़रा, वरना बिल्कुल हाइजेनबर्ग पिक्चर की तरह की ज़रा इसमें थोड़ी सी और फ्रीडम हो जाती है। देखिएगा वो फ्रीडम क्या है। कोई अगर जनरल ऑपरेटर हो, इन जनरल, अब मैं एक चीज़ आपको बना के दिखाने लगा हूँ। अगर ये मैं लिखूँ AI(t) किसके बराबर होगा? कोई भी ऑपरेटर होता, चलिए आप टोपी इस पे पहना देते ताकि पता चल जाए कि ये अब क्योंकि ए नया ना हैमिल्टन तो मैं पता है ऑपरेटर ही है। क्या लिख सकता हूँ, कौन बताएगा? इंटरएक्शन पिक्चर में एनीवन? e⁻i h0t/h⁻ a e⁻⁻i h0t/। अच्छा, ये भी ऑपरेटर ही हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, लिख लेता तो बेहतर था, बार बार कहना ना पड़ता, लेकिन अब आइंदा नहीं लिखना तो इसलिए नहीं डाल रहा आज। ऐसे ही इवॉल्व होगा ना टाइम के साथ। दिस इज ए टाइम एवोल्यूशन ऑफ एन ऑपरेटर। और इसमें कभी आपने, अब आपको सेंस बनी कि H0 क्यों आता है, यहाँ कुछ और नहीं आता, क्योंकि ये वो चीज़ जो खुद वक्त के साथ नहीं बदल रही। मैं किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ ऐसी से एक्सपोनेंशिएट नहीं करूँगा टाइम के साथ जो खुद टाइम का फंक्शन हो। इंटरएक्शन पिक्चर में ऑपरेटर है कोई भी आई ऊपर वाला इंटरएक्शन वाला है, ठीक है ना। ये जब भी इस तरह का ऑपरेटर लिखा होगा ना तो ये इस तरह का है, सही, कोई जैसा मर्जी हो, कोई इशू नहीं है। आप में से मुझे कोई बता सकता है अगर इसका मैं टाइम डेरिवेटिव लूँ तो क्या आएगा? कोई बता सकता है? क्या आएगा? ये वक्त का फंक्शन नहीं है। e⁻⁻h0t/h⁻, ये उसी तरह रहा, आयोटा
एच नॉट ओवर एच बार, ये बाद में लगाऊंगा आयोटा एच बार एंड पे, इंटू ए हैट ई टू द पावर माइनस आयोटा एच नॉट टी ओवर एच बार। ये पहली टर्म आ गई प्लस, जी हाँ बिल्कुल उसी की, लेकिन एक फ़र्क होगा, ऑर्डर बदलेगा। ए हैट ई टू द पावर आयोटा एच नॉट टी ओवर एच बार इंटू आयोटा ओवर एच बार एच नॉट, और इस सारे के बाहर एक आयोटा एच बार है, ताकि ये तो कटे ना यार। हाँ, नेगेटिव साइन वो उसके ओह। साथ आई के साथ दूसरे वाले यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। डेरिवेटिव से माइनस वो खैर उधर लगा हुआ था पानी वो यहाँ लगा दिया ना, इसको बाहर निकालूंगा। अच्छा अब आपको पता है ये तो अपने साथ कम्यूट करता है, तो इसकी जगह मैं बदल सकता हूँ। तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ऐसे भी एच नॉट, अच्छा ये आयोटा बाहर पड़ा हुआ है एक आयोटा बाहर पड़ा हुआ है, सो दिस इज इक्वल टू आयोटा, दिस इज द कम्यूटेशन ऑफ एच नॉट विद ए आई विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। सही लिखा है मैंने? नहीं, उल्टा लिखा है, एच ए माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है, एच ए माइनस एच, ठीक है ठीक लिखा, आयोटा बाहर निकाल लिया मैंने। और ये आयोटा स्क्वेयर, अच्छा ये भी एक आयोटा पड़ा हुआ है यार, आयोटा उसके साथ ये आयोटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा। इसको उल्टा देंगे। हाँ अब इसको उल्टा लेंगे, बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं। खैर उल्टाने में कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, बस इसी में इंटरेस्ट है ना एक, वरना ये इतना ही ठीक है। ये क्यों लिखा मैंने, ये आयोटा बाहर निकाल लिया ना, ये और ये आयोटा स्क्वायर माइनस वन। कोई कुमेल कोई इशू है? हाँ कैंसिल हो जाएगा ना माइनस वन के साथ, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, दो आयोटा ख़त्म करे तो एक माइनस वन आता है। तो ये किसके इक्वल आ गया सर? दिस इज इक्वल टू ए आई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम और एच नॉट का कम्यूटेशन। अगर कोई चीज़ फ्री पार्टिकल के साथ कम्यूट करती है, फ्री पार्टिकल की एनर्जी के साथ, तो वक्त के साथ नहीं बदलेगी, और वो अपनी है फ्री पार्टिकल वाली, फ्री पार्टिकल के साथ ही कम्यूट करती है, बाकी कोई चीज़ नहीं करती। कोई भी ऐसी चीज़ जो मोमेंटम का फंक्शन है, अगर कोई आपसे पूछता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक ऐसा हैमिल्टोनियन डिफाइन करें जो इस किस्म का हो कि एच इज इक्वल टू एच नॉट, जो कि पी स्क्वायर ओवर 2m है, प्लस इफ यू हैव एन एनी फंक्शन ऑफ मोमेंटम एज एन ऑपरेटर, P4 की कोई टर्म डाल लेते आप, P6 की कोई टर्म डाल लेते आप, वो हमेशा वक्त के साथ ना बदलती और हमेशा कंजर्वेशन को होल्ड करती। लेकिन जो ही आप कोई चीज़ पोजीशन की डालेंगे जो कि कंजुगेट मोमेंटम का, तो चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए कभी अगर ऐसा हैमिल्टोनियन लिखा देखें ना, तो परेशान नहीं होना। बेशक आपको एच नॉट से बदला हुआ लग रहा है, लेकिन यहाँ पर वो कम्यूट ही करेगा एच के साथ, ठीक है। ऐसे मैंने कहा कि अगर कोई इस तरह का हैमिल्टोनियन लिखा होता, पी हैट स्क्वेयर्ड ओवर 2m प्लस सम आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ डायनेमिकल मोमेंटम, मुझे नहीं पता किस किस्म का है, पी क्यूब है, P4 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। क्यों? इसने कम्यूट ही करना था वक्त के साथ, यानी सॉरी फ्री पार्टिकल के हैमिल्टोनियन के साथ, तो इसे कोई फ़र्क नहीं था। जो इंफॉर्मेशन एज फार एज द टाइम एवोल्यूशन ऑफ दिस न्यू हैमिल्टोनियन इज कंसर्न, ये वक्त के साथ नहीं बदलना था। लेकिन जो ही आप इसमें एक टर्म ऐसी डाल देते, एफ ऑफ एक्स हैट, सब कुछ बदल जाता। क्यों? एक्स और पी आपस में एक दूसरे का कंजुगेट है। क्लियर ही बात या नहीं? तो अब हमारे पास तीनों पिक्चर्स हमारे जहन में हैं, इंटरेक्शन पिक्चर भी हमारे जहन में है, श्रोडिंगर पिक्चर समराइज करता हूं, स्टेट टाइम डिपेंडेंट, ऑपरेटर्स टाइम इंडिपेंडेंट। हाइजेनबर्ग पिक्चर ऑपरेटर्स टाइम डिपेंडेंट, स्टेट टाइम इंडिपेंडेंट। इंटरेक्शन पिक्चर बोथ आर टाइम डिपेंडेंट। सब खत्म हो गया, सब कुछ चेंज हो गया वक्त, अब वक्त के साथ। ये ज़्यादा फिजिकल है, देखिएगा आप, इसमें दोनों इक्वेशन में आ जाते हैं। इसमें दोनों आ जाती हैं, बिल्कुल। ये बड़ी पिक्चर है ना, ये है सिंपल और वो पहले वाला और दोनों का बिल्कुल बड़ा खूबसूरत मिक्सचर है दोनों का। इसीलिए लोग इसको कहते हैं डिराक पिक्चर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं यही आखिरी चीज़ कहने लगा था कि दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डिराक पिक्चर।
और यही नेचर के सारे प्रॉब्लम्स में है। मज़े की बात है, पिछली दोनों पिक्चर इसका स्पेशल केस है, ये उन दोनों का सुपर केस है। डिराक का नाम कहीं ना कहीं से हम ले ही आते हैं जी, बंदा ही ऐसा था। तो इससे यह भी पता चलता है कि अगर किसी ने को पहले प्रॉब्लम की है तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपको वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने किया हो तो उसने दोनों का मिला के देखा ज़रा क्या बनता है, सारा कुछ निकाल दिया। तो इसलिए पुराने प्रॉब्लम्स किए हुए करने का भी फ़ायदा है, क्योंकि उससे आप कुछ नया भी निकाल सकते हैं। जो लोग यही सोचते रहते हैं कि मैं जब भी ज़िंदगी में वो कोई प्रॉब्लम करूँगा बिल्कुल नया करूँगा, वो कभी नहीं कर सकते। हाँ, बहुत गलत बात कर दी मैंने, बहुत कम उनमें से ऐसा कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे मैं कहूँ मैं जब भी दौड़ूंगा पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा, नहीं यार, थोड़ा थोड़ा दौड़ दौड़ के अपने आप को तैयार करना है, शायद चढ़ भी जाऊँ, लेकिन इस सारों पे जनरलाइज नहीं होगा। तो इसलिए जितने प्रॉब्लम्स आप छोटे छोटे करेंगे वही आपको बड़ा प्रॉब्लम करने में मदद देंगे। जितनी बैकग्राउंड अच्छी होगी उतना ही आप आगे अच्छा काम करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा फ्रीडमैन डायसन का टच देते हैं इन चीज़ों को। जो चीज़ें आपको इतनी नाइव लग रही हैं ना, वो इतनी नाइव हैं नहीं हैं। तो अभी का जो लेक्चर का बाकी हिस्सा है और जो कल का हिस्सा है, उसमें मैं डायसन फार्मूला को प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, मेरा प्रैक्टिकल का मतलब ये है पार्टिकल की स्कैटरिंग के लिए यूज़ करने के या डिकेज के लिए बनाऊंगा। मेरा प्रैक्टिकल का मतलब यही है। प्रैक्टिकल का मतलब वो नहीं है कि डायसन फार्मूला यूज़ करके गाड़ी बना लूँगा, वो नहीं है, ठीक है। तो माई प्रैक्टिकल इज़ टोटली इम्प्रैक्टिकल। अच्छा चलें, लेट्स टॉक अबाउट द डायसन फार्मूला। मैं इसकी थोड़ी सी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। बहुत खूबसूरत जिस बुक में मुझे लिखा मिला है ना, ये पैस्कल में बहुत अच्छे तरीके से लिखा, बड़ी डिटेल से, लेकिन पहली दफ़ा नहीं पढ़ा जाएगा आपसे। जो सिडनी कोलमैन के लेक्चर्स हैं ना, प्रोफेसर सिडनी कोलमैन के, उनमें बड़े अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन्ड है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि उसमें जाके ज़रूर पढ़ें। मैं उसके सारी चीज़ें आपको बता दूँगा कि प्रॉब्लम क्या है, डायसन ने क्या किया था, फ्रीडमैन डायसन ने इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए। तो उसके बाद आपको सिडनी कोलमैन और पैस्कन दोनों की लैंग्वेज समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा आज ही जाके आप इसको पढ़ें, पैस्कन से और फ्रीडमैन सिडनी कोलमैन के लेक्चर्स पढ़े हुए, नेट पे वीडियो भी हैं और बुक की फॉर्म में पढ़े हुए हैं। अच्छा चलें, अब आते हैं इस चीज़ पे। इंटरेक्शन पिक्चर इज़ ओवर पिक्चर नाउ, और मैं क्या करूँगा, ऊपर वाला आई हटा दूँगा और टाइम का फंक्शन लिख दूँगा। अब मैं नहीं लिखूँगा, अब मैं जो लिखूँगा ना HIFT, जब भी मैं लिखूँगा तो ये अंडरस्टूड होगा कि टाइम का फंक्शन और इंटरेक्शन लिखी हुई तो इंटरेक्शन पिक्चर ही है, ठीक है ना। तो अभी मैं लिखता हूँ इंटरेक्शन पिक्चर के हैमिल्टोनियन के लिए आयोटा H बार इज़ 1 नाउ। इससे तो जान छुड़वाए ना, फील्ड थ्योरी आ गई, तो वो डिराइव करना था, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो पिछला लेक्चर है वो मैंने फैयाज साहब की और रियाज साहब की जो किताब है ना क्वांटम मैकेनिक्स की, उनमें से है। वो बड़ी डिटेल से लिखा हुआ है, तीनों पिक्चर्स लिखी हुई हैं। अच्छा, आयोटा अगर कभी मैं लिख दूँ ना H बार, तो आपने कहना कि ये 1 है, ताकि वरना मैं हर दफ़े लिखता रहूँगा I इज़ इक्वल टू HIFT। यहाँ तक तो आप लोग अभी तक मेरे साथ ही हैं ना, ये तो मैंने बना लिया ना। आखिरी इक्वेशन जो लिखी थी वो ये थी ना, ये तो बना ली, टाइम का फंक्शन है। हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि हमें कोई फंक्शन अगर वक्त का पता है किसी टाइम t के ऊपर किसी भी पिक्चर के अंदर, यानी अगर मुझे ये पता है साई एट एनी टाइम t इन एनी पिक्चर, तो इसको मैं बना सकता हूं t0 से इन दैट पिक्चर। कैसे बना सकता हूं? विद द हेल्प ऑफ अ यूनिटरी ऑपरेटर। यानी क्या करेगा वो यूनिटरी ऑपरेटर, u जो है, पहली दफ़ा लिख रहा हूं तो इसके ऊपर ऑपरेटर डाल देता हूं। ये क्या करेगा, t0 से चीज़ को पकड़ेगा और t पे ले आएगा। ये वही चीज़ है e टू द पावर माइनस आयोटा H0 t माइनस T0, H बार को 1 कहा हुआ है, ठीक है। ये क्लियर है बात या नहीं? ये बार बार आगे आएगी। अच्छा, दिस इज नोन एज this is known as time evolution, and time evolution is a unitary operator। क्या मतलब है? वेक्टर्स की लेंथ को नहीं बदलेगा वक्त के साथ,
स्टेशनरी स्टेट्स पर इसका कॉन्सिक्वेंस बनती थी जब स्टेट्स की बात करते थे। अच्छा चलें, अगर आप में से मुझे कोई ये बता सकता है, अगर मैं ये चीज़ लिखूं कि ये क्या होगी, चलें u ऑफ T1 T2 u ऑफ T2 T3। एक बात ना ज़िंदगी में याद रखें आप, लेटर कम्स टू द लेफ्ट, लेटर टू द लेफ्ट, दोनों में अल्लाह आता है। जो बाद का टाइम है उस वाली चीज़ हमेशा बाईं तरफ आएगी। बताइए जी क्या करेगा, ये T3 से पकड़ेगा T2 तक लेके आएगा, T2 से पकड़ेगा और T1 तक ले आएगा। इसका मतलब है दरमियान का टाइम उसको भूल जाएगा, उसे लगेगा कोई चीज़ उसने T3 से पकड़ी है और 3-1 तक ले आया है। नहीं, कोई रिलेशन नहीं, वो कंटिन्यूस है, ये और चीज़ है बिल्कुल, पोजीशंस में और टाइम है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन है, जब तक इंटीग्रेट नहीं करते कोई जवाब सेंस नहीं बनाती। वो एक ख़ास चीज़, उसमें एक इंटेग्रल मौजूद है, क्योंकि डेल्टा फंक्शन इसके बराबर होता है ना। जबकि जो मैं यू लिख रहा हूं वो ये चीज़ है, दोनों में बहुत फ़र्क है ना। ठीक है, गुड, चल, वेरी गुड। कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा, अगर आप मुझे कोई आप में से मुझे बता सकता है कि ये क्या होगा, u ऑफ, मैं कल के लेक्चर में भी दोबारा याद दहानी के लिए चीज़ें लिखूंगा, ये u ऑफ T0 1 होगा ना। T0 से पकड़ेगा, T0 तक रहने देगा, तो ऐसे जैसे 1 नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि याद है ये चीज़ क्या होती थी ना, ये होती थी ना इस तरह की, e टू द पावर आयोटा H0 T माइनस T0, तो T की जगह T0 पुट कर दें तो जवाब e टू द पावर 0 इज़ 1। एक और भी चीज़ है, आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि अगर एक फंक्शन को मैं, अब पता चलेगा, सोच के बताना है मुझे आपने, इसका जवाब क्या है। यहां क्या लिखूं, u इनवर्स T0 लिखूं, 1 अगर करना है तो चलो ये कर लेते हैं। फिर हाँ भी ठीक लिखे ना, T0 से T लाया, T0 से T इनवर्स करके लाया, जवाब 1 आ गया। तो क्या बात है इसका, क्या मतलब है इस चीज़ का? यार ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है ना। क्यों कमाल की चीज़ है? कोई से 2 एलिमेंट को ज़रब दें, उसी का एक एलिमेंट आता है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है और इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। Therefore this form, this is a, यकीन करें कोई भी ग्रुप लिखें इसी तरह लिखा जाता है। इसी को आप फेज को कांस्टेंट कर देना वक्त के साथ, तो ये ग्लोबल सिमेट्री का ग्रुप बन जाता है U1। इसमें आप T0 के साथ एक मैट्रिक्स को ज़रब दे दें, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स 2/2 है, इट बिकम्स U2 ग्रुप या O2, डिपेंडिंग अपॉन क्या कहते हैं आप उसको। 3/3 का मैट्रिक्स लगा दें, 3 बन जाएगा, S का बाद में, S नहीं। 4/4 का डाल दें तो 4, 5 डाल दें, n/n डाल दें तो UN या ON, जो भी डिपेंडिंग अपॉन के रोटेशन करते हैं क्या करते हैं। तो दिस इज़ अ ग्रुप, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि दीज आर नोन एज दी, दिस इज, अब आप देखिएगा बुक्स में लिखा जाता है दिस वेर U इज़ अ यूनिटरी ग्रुप, तो ये कहता है कि भाई ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। अब ये पहली लैंग्वेज पे करके आपको समझ आ जाएगी कि क्या बात हो रही है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बात तो यहाँ से शुरू हुई। ये तो मैंने वैसे बीच में मेरे जहन में आया तो मैंने कहा चले लिख देते हैं। मसला यहाँ से शुरू हुआ, जितना आसान लग रहा था ना ये चीज़ देखने में, उतनी आसान है नहीं है। ज़रा देखें क्यों। आयोटा d/dt psi t इन I, इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ, ये चीज़ क्या लिखा हुआ, ये HI, चले एक दफ़ा वही लिख लेता हूँ मैं, ताकि उधर से अगर मिटानी भी पड़े तो यहाँ रहे। आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, आयोटा d/dt U ऑफ
टी एंड टी नॉट, सॉरी ये इसके साथ ये डालना भूल गया था, प्लीज़ अगर ये कभी कोई चीज़ भूल जाऊं तो बता दिया करें। अच्छा लग रहा हैं? है, अच्छा लग रहा था मुझे। हाँ हाँ, मुंह खुला किसका अच्छा लगता है। ये एच आई विच इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम था, तो ये क्या बन गया, एच आई विच इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम इनटू यू ऑफ टी एंड टी नॉट आपको लगेगा कि मैंने क्या लिखा, ये बात आप याद रखनी है आपने, यू ऑपरेट, चलें ये ले यार, पहली दफ़ा बेचारे को लिख रहे हैं तो लिख ही लेते हैं। ये तो वक्त, ये तो कोई कांस्टेंट था ना, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपने बनाया था उसको, ये कांस्टेंट है, निकाल दे इसको दोनों तरफ से। इसका मतलब है ये इक्वेशन, बाज़ बुक्स में पढ़ते हैं कि इसको और इसको काट दें, ये बात ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि दिस होल्ड्स दिस इज एन ऑपरेटर इक्वेशन, ये ऑपरेटर्स की इक्वेशन है ना, ये एक ऑपरेटर है। देयरफॉर आप इस साई टी नॉट को आर्बिट्रेरी फंक्शन मान सकते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब कुछ भी हो सकता था ना, तो मैं उसको एक आर्बिट्रेरी फंक्शन जो है ये मान के चलता हूं, ठीक है ना, साई ऑफ टी नॉट को। इसका मतलब यह है कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा डी बाई डी टी ऑफ यू हैट ऑफ टी एंड टी नॉट, दिस थिंग इज इक्वल टू एच आई एफ टी यू हैट ऑफ टी एंड। आर्बिट्रेरी चीज का मतलब यही होता है ना कि जब दिल किया लगा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बन गई कोई ये, शुडिंगर का बच्चा बन गया, ठीक है चले। लेकिन ये भी ऑपरेटर है। वैसे मज़ा आ जाता अगर ये टाइम का फंक्शन ना होता तो, है ना, टाइम का फंक्शन ना होता तो मज़ा आ जाता ना, लेकिन ये टाइम का फंक्शन है। तो क्या करूँ, आप कोई सजेशन दें आप अपने अक्लमंद दिमाग से। आपको पता कोमेल का कहना है कि इसमें से टाइम एवोल्यूशन मैं निकाल दूँ। हाँ निकाल दें, तो इसको इसके साथ इधर कैसे लाएंगे कैंसिल करने के लिए। एच आई एफ टी में एक्स था, एच नॉट में पी होता है, यही तो मैंने लिखा था उधर बोर्ड पे। कैसे लाएंगे, क्या करें? रहेगा सही, फिर भी जो मर्जी कर लें आप। शाबाश शाबाश। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने बहुत दफ़ा सॉल्व की थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना के सॉल्व करते होते थे ना। हाँ हाँ, तो दिस इंप्लाइज इसके सॉल्यूशंस किस तरह के होंगे? जब हमारा कुछ ना चले ना, हम तुक्का लगा लेते हैं। हाँ, तुक्का करते हैं। ये वाली बात के मैं नहीं बोल रहा, मैंने किसी के सामने पढ़ा था, उसने कहा कि जर्मन इतनी बुरी प्रोनाउंस नहीं हो सकती। क्या करूं सॉल्व, इसको कौन बताएगा? कैसे लिखूं सोल्यूशन? चले मैंने आपको हिंट भी दे दिया यार। हाँ भाई, आप कुछ बता रहे थे, बताइए क्या लिखूं? बताने चले। यू ऑफ, गैस कर रहे हैं ना आप तो। और यार गैस तो दिन में कितने करते हैं जो गलत होते हैं। ये भी कर लें गलत, खैर एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या लिखूं? तो चलो अच्छा, चलिए टी नॉट से लेकर टी तक। वैसे बिल्कुल एक्शन की तरह की चीज़ बनी हुई है ना। अगर ये वक्त का फंक्शन ना होती, या ऐसे लगा हुआ जैसे ई टू द पावर आयोटा एस डी टी लिखा हुआ है एक्शन, तो है तो यार यकीन करो डायरेक्टली किया है। वह वैसे ही थोड़ा सा ग्लैमर देने के लिए कहा कि तुक्का हाँ, लेकिन अभी मसला पता चलता है, एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकता था मैं, पता चलता है क्यों। अगर तो ये वक्त का फंक्शन ना होता तो ये स्टैंडर्ड एवोल्यूशन ऑपरेटर बनता। देखें, इफ एच आई ऑफ टी इज इक्वल टू लेट्स से एच,
एच आई है, यानी वो वक्त का फंक्शन नहीं है, तो यू ऑफ टी टी नॉट क्या बन जाता? जैसे इफ एच आई इज इक्वल टू एच नॉट, अगर इंटरेक्शन होती ना वही होता जो फ्री हैमिल्टोनियन था, तो क्या बनता? ई टू द पावर माइनस आयोटा एच नॉट बाहर आ जाता, अंदर क्या बन जाता? स्टैंडर्ड यूनिटरी ऑपरेटर। इसका मतलब है जो आपने गैस किया है, जो आपने तुक्का लगाया वो ठीक था, जिस तरह जुनेद कह रहे हैं, अगर ये टाइम का फंक्शन ना होता तो। नहीं सर, मैं बस उसी जिस तरह आपने इंटीग्रेटेड फैक्टर में लिखा ना, और बिल्कुल यही बात है, मैंने वही किया ना, बिल्कुल सही कह रहे हो कि जुनेद सही कह रहे हो, इसको इधर ले आए, चले दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो ओवर टाइम, तो यही चीज़ लिखी हुई है। हाँ, पर ये अभी आपको पता चलता है ये इतनी आसान या इतनी वो चीज़ नहीं है जो आपको लग रही है देखने में, इसमें एक बहुत बड़ा मसला है, वो आपको पता चलता है यही तो है जो डायसन ने कमाल किया था। तो ये ठीक है, चले मिटाता नहीं हूँ मैं, इसको ज़रा खोलें, इसको ई टू द पावर माइनस आयोटा एच आई टी प्राइम डी टी प्राइम टी नॉट से लेकर टी तक, इसकी एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होगी? 1, हाँ हाँ बोले बोले, प्लस माइनस आयोटा एच आई टी प्राइम फ्रॉम टी नॉट से लेकर, लिमिट्स की फिक्र ना करें, टी नॉट से लेकर टी तक, डी टी प्राइम प्लस माइनस आयोटा का स्क्वेयर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल। ठहरिए अभी पता चलता है क्या मसला है, एक मिनट होल्ड ऑन। एच आई टी प्राइम डी टी प्राइम हैं हाँ, 2 टाइम आएंगे ना, तो कैसे पता चलेगा कौन सा टाइम किसका है? एग्जैक्टली। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ चीज़। अगर ये टर्म ना होती, मैं अगर अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, अगर ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, जुनेद वो अब मैं उस बात पे आ रहा हूँ जो आप कह रहे थे, अगर ये इसका सोल्यूशन है जो कि आप कह रहे बनता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना? मैं पुट करके देखता हूँ सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। आपके सामने मैंने लिख दिया ये इसकी सीरीज, तो लिखें ज़रा क्या बनेगा। पहली टर्म का तो कोई मसला नहीं है, अगर ये दोनों तरफ 1 होता तो सेटिस्फाई कर रहा था, यानी अगर पहली टर्म होती 1, इधर भी 1 पुट करता, इधर भी 1 पुट करता, तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता था, 1 तो 1 ही है, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ थोड़ी है वो। अच्छा, इसमें अगर ये टर्म पुट करता ये वाली, तो 1 वाला 0 हो जाता, ये पुट करता तो वापस मेरे पास ये रिट्रीव हो जाती। लेकिन जब मैं इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ज़रा देखें क्या बनेगा, स्क्वायर वाली को ज़रा गौर से देखना अब इस चीज़ को, ज़रा ठहरें। लेट्स डिफ्रेंशिएट दिस टर्म। आपको पता चलेगा कि ये जो एक्सपोनेंशियल में आते हैं ना ऑपरेटर, कोई था क्वेश्चन? हाँ हाँ, अभी राइट साइड में देखा है, मैं ये देखा कि अगर 1 को तो पुट करें लेफ्ट साइड में 0 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो कि 1 के साथ 1 या टी माइनस टी नॉट था, इंटेग्रल भी था ना, मैंने तो सीरीज़ को खोल दिया ना पूरी की पूरी। 1 यहाँ एक्चुअली ये 1 का मतलब पता है क्या है, आप टी नॉट से लेकर टी नॉट तक लेके चल रहे हैं, टी नॉट से लेकर टी तक चल रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बदलेगा ना आपके पास, बनने कुछ नहीं है आपके पास। 1 तो सोल्यूशन कभी वक्त के साथ बदलता ही नहीं है, तो फिर तो एच आई ऑफ टी 0 होगा, एक ही सूरत हो सकती है। 1 बनाने के लिए यही सूरत है ना कि एच आई ऑफ टी 0 हो जाए, और तो कोई सूरत नहीं है ना उसके मेरे पास। ये आप इसलिए ऑपरेटर को आपने एक्सपोनेंशियल में डाला है, आप उसकी सीरीज को इसका हाँ या आइडेंटिटी में, लेकिन अगर वहाँ पे आइडेंटिटी पुट करें यू मतलब यू की जगह पूरी सीरीज लिख दें, फिर ये जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है ये हर टर्म पे बारी-बारी बिल्कुल, तो जब आइडेंटिटी पे अप्लाई 0 लेफ्ट साइड पे 0 राइट साइड पे 0 नहीं सीरीज वापस बनेगी। मैं वही मैं ठहरो, मैं सेकंड डेरिवेटिव ले लूँ ना सेकंड टर्म का, उसके बाद वापस आपकी बात पे आता हूँ। मुझे ज़रा पहले इस टर्म का डेरिवेटिव लेने दे, आपको खुद पता चल जाएगा और आपको याद आ जाएगा अपने ऐसे मैथमेटिक्स में ऐसी एक चीज़ पढ़ी हुई है,
हाँ हाँ कर दो ये जो कह रहा है कि अगर सिर्फ हम सपोज करें, नहीं वो सिर्फ आइडेंटिटी का नहीं कह रहा सिर्फ आइडेंटिटी का नहीं, सिर्फ आइडेंटिटी का नहीं कह रहे थे, नहीं बाकी भी पुट कर Identity है। मैं कह रहा हूँ पूरी सिर्फ आइडेंटिटी अगर ले लेंगे फिर तो है ही कुछ नहीं ना, फिर तो एक ही सूरत में आइडेंटिटी हो सकता है ना, जब ये चीज़ जीरो हो। ये बात है ना, यही कहना चाह रहे थे, मैंने तुम्हारी बात काट दी प्लीज़, लेकिन तुम कह लो। चलो शुक्र, वेरी गुड। अकेला वन तो पुट करने का मतलब ये था कुछ बदले ही नहीं ना वक्त के साथ। पूरी सीरीज पुट कर पूरी सीरीज पुट करके दिखाता हूँ मैं आपको। पहले मुझे सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेके देखने दें, पूरी सीरीज पुट क्यों नहीं कर सकता वो फिर कल मैं करूँगा। ठीक है ना, आपको भी पता चलता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, पूरी सीरीज पुट करके ही देखना है हमें। लेकिन मैंने कहा इस टर्म पे तो कोई इतराज़ नहीं ना आपको। अगर ये मैं बहुत एक्चुअली पता क्या करना चाहिए मुझे, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं एक छोटी सी चीज़ और डाल लूँ साथ में, वो बाद में उसको वन कर लूँगा ताकि ताहा का ज़रा मसला हल हो जाए पहले। ठीक है ना, मैं क्यों ना इसको ऐसे लिख लूँ, इसके साथ एक छोटा सा पैरामीटर लगा दूँ, माइनस आयोटा एल्फ़ा, तो क्या चीज़ बन गई, 1 माइनस आयोटा एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा स्क्वायर्ड, वेयर एल्फ़ा इज सम काइंड ऑफ अ पर्टर्बेटिव पैरामीटर। पर्टर्बेशन थी एल्फ़ा, कोई छोटी चीज़ अगर होती तो ये टर्म मैं इग्नोर कर देता, ये टर्म मैं इग्नोर कर देता, तो जब इसका डेरिवेटिव लेता तो वापस ये इक्वेशन रिट्रीव हो जाती टू द फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में लूँगा, सेकंड ऑर्डर तक रिट्रीव होनी चाहिए, फिर बाद में एंड को अल्फ़ा को 1 कर देता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले मैं सेकंड का डेरिवेटिव लेके देखता हूँ, और मसला क्या आता है वो देखेंगे हम कि सेकंड का डेरिवेटिव लेके कि क्या जवाब आता है। आपको लगेगा पता, अभी इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ज़रा इसका डेरिवेटिव लें, क्या आता है, डी बाई डी टी ऑफ, पहले मुझे देख लेने दें मैं प्लस माइनस साइन ठीक रखे हुए हैं या गलत हैं, डी बाई डी टी ऑफ दिस थिंग। चले ये लेके देखते हैं डेरिवेटिव। मैं आयोटा वगैरह छोड़ दूंगा, उसके बाद वो तो बाहर पड़े हुए ना, खैर है। तो इस चीज़ का टी नॉट से लेकर टी तक एच आई एफ टी प्राइम डी टी प्राइम इसका स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, अगर इसको मैं खोल के देखता तो ये यही लिखा हुआ है ना कि दिस इज डी बाई डी टी ऑफ टी नॉट से लेकर टी तक एच आई एफ टी प्राइम डी टी प्राइम, और फिर एक दफ़ा यही। अभी आपको पता चलेगा आपकी सोच में गलती क्या है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे लाई कर रहे हैं। और मैंने क्या किया, पहले का डेरिवेटिव या ओहो अब ठीक लिखा है ना मैंने, दोनों स्क्वायर को दो टर्म्स में लिख लिए। पहले का डेरिवेटिव लेता हूं, क्या जवाब आएगा, जिधर मर्जी लिखने इसको, खैर है। तो आ जाएगा सॉरी एच आई ऑफ टी है, इसका जब डेरिवेटिव लूँगा मुझे पता है, इसको मैं जब इंटीग्रेट करूँगा तो देखें इसको सोचने का अंदाज़ क्या होता है। ये डेरिवेटिव आप अंदर लेके जाते हैं, प्राइम का फंक्शन बनाते हैं, सरफेस टर्म आ जाती है, सरफेस टर्म में टी और टी नॉट था, तो इसलिए मैंने लिख दिया एच आई एफ टी है, टी नॉट को मैं 0 मान के चलूँगा, ना भी लिखूँ तो एच आई एफ टी रहेगा, टी नॉट तो कांस्टेंट है, इनटू टी नॉट से लेकर टी तक एच आई एफ टी प्राइम डी टी प्राइम। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? हाँ प्रोडक्ट रूल लगाया ना, फिर ये ख़त्म हो गया, ये लिख दें, यही तो गलती है, ठहर जाओ। प्लस पहला उसी तरह दूसरे का डेरिवेटिव। अब समझ आई कि गलती क्या हो रही है आपसे, कहाँ गलत सोच रहे हैं। एग्जैक्टली मेरे पास, मुझे तो नहीं पता कि जो हैमिल्टोनियन ये अब इस वक्त पे है वो उसी वक्त पे भी होगा। किसने मुझे कहा कि हैमिल्टोनियन वक्त के साथ, मैं खुद ये मान के चल रहा हूँ हैमिल्टोनियन वक्त के साथ बदल रहा है। मेरे पास कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है इस बात का, कोई सबूत नहीं है कि मैं कहूँ एच आई एट एनी टाइम इज इक्वल टू एच आई एट टाइम टी इज इक्वल टू टी प्राइम। अब
एग्जैक्टली तो है ही नहीं ना, तो इसलिए ये लिखना गलत है। मतलब है इसको इस तरह, जब अगर मैं सीरीज़ पुट करूं जो मैं मान के चला था कि ये इसका सोल्यूशन है, उसमें ये टर्म तो बिल्कुल ठीक आ रही है। मैं उसकी सीरीज़ को ना पुट करके दिखाता हूं आपको। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते तो क्या जवाब आता? कोई बात नहीं ना, टी नॉट पे जीरो होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि इधर ये भी तो टी नॉट पे आता है, टी नॉट को जीरो ही मान लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन टी तो है ना, और टी प्राइम है। मुझे नहीं पता टी और टी प्राइम से, मैं इंटीग्रेशन के बाद जो आएगा उसके साथ तो मैं कुछ कर सकता हूँ, एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन तो नहीं कुछ कर सकता ना मैं। लेकिन अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता, अब जो ताहा कह रहे हैं, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, पहली टर्म का डेरिवेटिव क्या हो गया एच आई एफ टी, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव हो गया एच आई एफ टी इंटू दिस थिंग। अगर ना ये टर्म होती, अगर ये टर्म जो है ये ना होती, क्योंकि इसमें एच आई राइट पे बैठा हुआ है, इसमें एच आई लेफ्ट पे बैठा हुआ है। मैं ज़रा सीरीज़ ना आपको उसका डेरिवेटिव लेके देता हूँ जो मैंने किया। हाँ देखिए, मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। इसका डेरिवेटिव लें ज़रा, क्या आएगा? डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस आयोटा। अच्छा, डेरिवेटिव में मैं लिख देता हूँ, चलें, टी नॉट से लेकर टी तक एच आई एफ टी प्राइम टी प्राइम प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल। देखा, मुझे अभी भी आदत 0 ही लिखने की है। हाँ, अपने आप को मुशक्कत में डाल रहा है। इसका डेरिवेटिव लेना है मुझे, एक ब्रैकेट बंद भी करनी, ये लें। तो क्या आंसर आएगा? कौन लेगा इसका डेरिवेटिव? पहले का डेरिवेटिव 0 हो गया, दूसरे का डेरिवेटिव क्या आ गया? माइनस आयोटा एच आई एफ टी। अगले का डेरिवेटिव क्या था? बिल्कुल उस तरह समझिए जिस तरह आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेरिवेटिव लेते हैं। कैंसिल हो गया वो वाली चीज़, क्या बन गई? ये बन गई प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर्ड एच आई एफ टी इंटेग्रल टी नॉट से लेकर टी प्राइम डी टी प्राइम एच आई एट टी प्राइम। अगले का डेरिवेटिव लेते तो मुझे नहीं पता, मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा एग्जैक्टली, अगर वापस इसमें से माइनस आयोटा एच आई कॉमन ले लेते अगर आप ये वाला, तो क्या जवाब बन जाता? अंदर आ जाता 1 माइनस आयोटा इंटेग्रल टी नॉट से लेकर टी तक एच आई एफ टी प्राइम डी टी प्राइम प्लस अप टू सो ऑन, जो कि क्या लिखा हुआ है? माइनस आयोटा एच आई एफ टी यू एफ टी एंड टी नॉट। पता चला कि क्या क्या बात हो रही है? समझ आई या नहीं? मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल उसका उस तरह डेरिवेटिव खेला जिस तरह आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेरिवेटिव खोलते हैं। एक कंडीशन मैंने लगा ली थी बीच में, मैंने कहा था एक ही सूरत हो सकती थी, अगर ये दोनों आपस में कम्यूट करते, ये इधर आ जाता, बाहर निकल आता, वापस वही चीज़ बन जाती। बन गया ना आपके पास इक्वेशन, माइनस आयोटा को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या बन गया? हैं, क्या कह रहे हो? एक मिनट, नहीं गलत की है, जो भी की है अभी जो की है ये गलत की है, ये बिल्कुल ठीक ही है। दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। मैं अभी जुनेद ख़त्म, मुझे कंक्लूड करने तो फिर मैं आता हूँ, मतलब इस बात को एक से ठहरो सिर्फ। एक ही सूरत में ये रिट्रीव हो सकती थी अगर मैंने यहां पर 1/2 का फैक्टर लिखा, यहां पर 1/2 का फैक्टर लिखा, यहां पर 1/2 आया और यहां पर 1/2 आया। अगर ये दोनों सेम होती, 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाता, वापस मेरे पास यू टी टी नॉट बन जाता। पर मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है ये बताने का कि ये दोनों आपस में सेम है। अब समझ आई, सेंस बनी। सो दिस इज अ, दिस टर्म, इसको लफ्जों में ऐसे लिखूंगा, दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक टर्म। क्यों? बिकॉज एच आई इज सिटिंग ऑन द राइट साइड। अगर तो ये लेफ्ट पे होता तो मसला नहीं था, मेरे लिए मैं बाहर निकाल लेता, जिस इस टर्म में निकाला है। राइट साइड पे है तो प्रॉब्लम है मेरे पास। नहीं, मैं कह रहा हूं ये उस टाइम पे आता है जिस पे इंटीग्रेशन खत्म हो रही है इसकी। अगर तो ये टी के साथ ही होता तो मैं इसको कम्यूट करा लेता। देखो
ये अच्छा इसको ये वाली जो टर्म है ये छोटे छोटे चंक्स को जमा करते हैं और टी तक पहुंचते हैं। ये ऑलरेडी टी पे बैठा हुआ है, मुझे ये पता है टी पे टी तो दोनों सेम हो जाएंगे, मुझे ये नहीं पता कि इन बिटवीन की भी कभी आपस में कम्यूट करेंगे और ये आगे पीछे हो सकते हैं। मैंने कोई टाइम अभी तो टाइम ऑर्डरिंग नहीं की ना, यही बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब करूँगा तो फिर मसला ही कोई नहीं रह जाएगा। हाँ 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 बिल्कुल, यही तो डायसन ने, अगर तुम होते उस वक्त यही करते, यही तो कमाल किया था डायसन ने कहा जिन दो टर्म्स को आप मुख्तलिफ समझ रहे हैं वो एक्चुअली मुख्तलिफ नहीं है, एक ही टर्म है। अगर आप चीज़ों को ऑर्डर कर देना कि कौन सी चीज़ पहले और कौन सी बाद में है तो ये दोनों चीज़ों का आंसर सेम, क्योंकि पहले में एक ही टाइम था। अच्छा इसमें क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें HIFT ऑलरेडी इधर आ रहा है, तो ये मान के चल रहे हैं कि ये बड़ा है, क्योंकि देखो ना ये पहुंच रहा है टी पे। इसको T0 से T1 कर लो, इसको HIT कर लो, तो T1 के बाद आएगा। मैं लिखता हूँ इसको, मैं लिखता हूँ फिर आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन बात बिल्कुल यही है कि प्रॉब्लम इसमें इसलिए नहीं है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी लेफ्ट पे बैठा हुआ है। मैं कॉमन ले, यही प्रॉब्लम में वजह है ना कि मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जानने का, मुझे नहीं पता कि HIT और HIT प्राइम इनका कम्यूटेशन जो है ये दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि यही तो मैं शुरू से मान के चला था। पता ही नहीं है मुझे कि क्या होगी, मैं बता ही नहीं सकता कि क्या, एटलीस्ट कम्यूट नहीं करेंगी। मेरे पास फ़र्ज़ कीजिए एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने इंटरैक्ट किया। अच्छा एक सेकंड, आसान सी चीज़ समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आता है, वो एक न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट करता है और वापस इलेक्ट्रॉन में चला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन आता है न्यूक्लियस के, फ़र्ज़ करते हैं एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने किसी चीज़ से इंटरैक्ट किया, वापस गया और पहले उसने फिर फोटॉन निकाल दिया। आसान सी चीज़ समझे ज़रा, ये हम पढ़ेंगे बाद में जाके कभी। फ़र्ज़ करते हैं ये न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट किया, कुछ एनर्जी गेन की और फिर वापस एनर्जी दे दी। दूसरी डायग्राम ये भी तो हो सकती थी कि नहीं भाई इलेक्ट्रॉन पहले बड़ा कोई एनर्जेटिक था, उसने पहले फोटॉन दिया, फिर आया, फिर न्यूक्लियस से इंटरैक्ट किया। दोनों प्रोसेसेस पॉसिबल हैं, दोनों में ब्रह्मस्ट्रॉलिंग हो रही है। एक में ब्रह्मस्ट्रॉलिंग हो रही है इंटरैक्शन के बाद और एक में ब्रह्मस्ट्रॉलिंग हो रही है इंटरैक्शन से पहले। मैं नहीं कह सकता दोनों चीज़ें सेम है, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें इंटरैक्शन का टाइम बाद में है, इसमें इंटरैक्शन का टाइम पहले है, दोनों की सेंस बिल्कुल मुख्तलिफ है। यही बात मैं यहाँ भी कर रहा हूँ कि HIT जो है वो HIFT प्राइम के साथ कम्यूट नहीं करता। मुझे नहीं पता कि T प्राइम और T के दरम्यान में क्या रिश्ता है। अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करके T0 को हम बस शिफ्ट करें तो उसको 0 कर लेते हैं तो अंदर तो T ही आ जाएगा। मतलब हमने तो एंड पॉइंट भी देख लिया ना एंड पॉइंट पे तो इंतजार थोड़ा सा कर लोगे कल के लेक्चर के लिए। एंड पॉइंट पे जो आप देखेंगे वो सारी चीज़ों से आज़ाद होकर देखेंगे, मैं आऊँगा। ये तो एट द टाइम ऑफ इंटरैक्शन है ना। HIFT प्राइम क्या है? e⁻H0 T प्राइम ओवर H बार, H e⁻⁻HT प्राइम ओवर T। इतना सिंपल नहीं है ये भी, इसको इंटीग्रेट करना है। ऐसे नहीं कर सकते कि दो एक्सपोनेंशियल है जिनको अब आपको इंटीग्रेट करना था। ये T प्राइम का मतलब याद है, रेवोल्यूशन थी ऑपरेटर की, वो नहीं भूलनी आपने। जी जी ये डेरिवेटिव के पास HIFT लिखा है, इसमें जो आर्गुमेंट T है ये किसी भी पॉइंट पे लाया जा सकता है, T0 से पहले, T के बाद और T0 और T के दरमियान। नहीं, इस इंटीग्रेशन में तो ये है कि T0 पहला टाइम और T बाद का टाइम है। मैं उस T की बात कर रहा हूँ, आर्गुमेंट HIFT। इस T के ये तो T कह रहा है कि T का फंक्शन है, ये टाइम का कुछ भी हो सकता है। फंक्शन में कुछ भी समझ आती है कि वो T0 से पहले भी आ सकता है, T के बाद भी आ सकता है और T0 और T के दरमियान भी। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली मैं अगर इसको लिखता ना T1 से लेकर T2 तक, T2 से लेकर T3 तक, तो ये मसले सारे हल हो जाते हैं। मैंने T लिखा है, जनरली T लिखा है। अगर मैं लिखता ना T1 से T2, दूसरा T2 से T3, तो नेट आंसर क्या आता? लेकिन उसमें तो फिर आप ये आर्गुमेंट दे देते कि ना जो दूसरा T है दैट कम्स नेसेसरीली आफ्टर द T2। अभी नहीं, मैंने कहा अभी नहीं कहा ना, अभी नहीं, लेकिन आप अगर उस तरीके से अभी मैं उस तरीके से लिखता हूँ। कुछ भी डिफाइन, हाँ अभी मैं उस तरीके से लिखता हूँ। हाँ अभी मैं उसको लिखता हूँ, उसी चीज़ को। ठहर जाओ ज़रा, जो आप कह रहे हैं ना कि अब जो मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा है, उस बड़े को मैं वाकई बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि किसका टाइम बड़ा है? वो मुझे टाइम ऑर्डर बताता है। अब आपने टाइम ऑर्डर पढ़ी थी, टाइम ऑर्डर आपको बताता था कि कोई चीज़ पैदा हुई तो आपने ऑब्जर्व की,
हमेशा एक ऑर्डर डिफाइन किया, इधर से चीज़ चल के इधर तक आई है। मैंने फिलहाल सिर्फ आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम पॉइंट आउट किया है कि मैथमेटिकली ये टर्म सही ऑर्डर में नहीं लिखी हुई, ये सही ऑर्डर में लिखी हुई है। नहीं कोई बात नहीं, रहने दे, जनरलिटी रहने दे चीज़ों में, फिक्र ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये समझ लो ना यार कि इस हैमिल्टोनियन को बाहर निकालना है, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा, इसको निकालने में कोई हर्ज नहीं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद टी प्राइम। अगर ये इसके साथ कम्यूट करता, मैं इसको उठा के इधर ले आता। जो भी करेगा अंदर चीज, लेकिन करेगा जो पहला ऑपरेटर वहां पे पड़ा हुआ है, ये बाद में पड़ा हुआ है, लेकिन एंड में तो आखिर में टी बचना है, इंटीग्रेशन की बात जैसे भी बचना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्क क्या है, मतलब टी टी है, ये भी टी है, तो ये टी प्राइम है, इसका इख्तिताम टी पे है। ये छोटा है टी प्राइम से, इसकी इंतहा टी है, इसकी इंतहा ऑलरेडी टी है। दोनों में बहुत फ़र्क है। तो वहाँ पे तो वही नहीं ठहर जाओ, मैं लिख के तुम्हें दिखाता हूँ। अभी ठहर जाओ, अभी T1 T2 लिखता हूँ, फिर अंदाज़ा होगा। अब अगर नज़र आ गया देखने में तो पता नहीं अब कौन पढ़े ये। किसी के पास ऐनक है? नहीं, आपकी तो बहुत बड़ी है, नज़दीक ही है, मरवा ना देना कहीं। चलो पहले मैं याद दहानी से लिखता हूँ, फिर हैं क्या हुआ जब से आपको देखना शुरू किया। अब ये डोमिसाइल पे आ गए, शिनाख्ती कार्ड पे। ओ यार, इसे तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आता। अच्छा चलें, तो डायसन ने इसका एक हल दिया था। डायसन ने कहा जी आप सारा फार्मूला आप ठीक लिख रहे हैं, बस प्लीज़ एक काम कर लीजिए आप, वो ये है कि u ऑफ टी एंड टी नॉट जो है ना, उसके साथ एक टाइम ऑर्डर्ड प्रोडक्ट लगा लें, बाकी वही रहने दें, e टू द पावर। उसने कहा बाकी से मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बस बाहर एक टाइम ऑर्डर लगा दे, ताकि टाइम ऑर्डर आपको बता देगा टर्म्स का ऑर्डर क्या है। और टाइम ऑर्डर की आपको सेंस याद है ना क्या था, कि अगर दो ऑपरेटर होते, वेयर टाइम ऑर्डर, अगर कोई से दो ऑपरेटर होते, फर्ज करें T1 और T2, तो ये होते, इनका यही ऑर्डर रहता अगर T1 जो है वो, यानी लेटर कम्स टू द लेफ्ट, जो बाद वाला है वो बाएं पे आएगा, और ये होता OT2 OT1 अगर T2 जो है वो। आपको देखने में छोटी सी बात लगी है, ये देखने में बहुत छोटी सी बात आपको लगी है, पर ये बात बड़ी गहरी है। को बता सकते हैं क्यों बड़ी गहरी बात है ये? जुनेद, तुम्हारी बात का जवाब इसी चीज़ में है। नहीं और किसी चीज़ का नहीं, इतना दूर ना सोचो, नज़दीक रह के सोचो। मसला क्या था? अगर ये इधर और इधर हो जाता, ये 2 का फैक्टर काट जाता, वापस वही चीज़ बन जाती ना, है ना? तो इसका मतलब ये है the operators at 2 different times। अब मैं डिफरेंट का लफ्ज़ सिर्फ इसलिए लिखा है कि ताकि टी और टी प्राइम आपको पता चल जाए। डिफरेंट टाइम्स कम्यूट इन टाइम ऑर्डर। टाइम ऑर्डर का फ़ायदा यही है कि उसमें ऑपरेटर्स मुख्तलिफ टाइम वाले कम्यूट कर जाते हैं। क्यों? जो बड़ा है उसको आपने देखें ऑर्डर मैटर ही नहीं किया। फर्मियान के लिए नहीं मैं कह रहा कि क्या होगा, वो बात की बात है, हाँ वो मैं बाद में देखेंगे कभी। लेकिन ये मुझे पता है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है। एक दफ़ा आप डिफाइन कर लें टी बड़ा है टी प्राइम से, यानी इस इंटीग्रेशन में अगर मैं 2 इंटीग्रेशंस लिखता, टी नॉट से लेकर टी तक HI_T1 DT1, टी नॉट से लेकर टी तक HI2 DT2। अगर T1 T2 से बड़ा होता तो यही ऑर्डर रहता, अदरवाइज शिफ्ट हो जाते। तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है ये देखने का कि किस ऑर्डर में मुझे चीज़ों को लिखना है। मेरे पास कोई ऐसा वे आउट नहीं है, इसलिए मैं अपना फार्मूला जो है वो चेंज करता होता हूँ। और उस फार्मूले को मैं ये लिखता हूँ कि अगर आप टाइम ऑर्डर की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाता है वो।
वो ये बन जाएगा कि बस यही सीरीज़ खुलेगी, बस नीचे 2 का फैक्टर नहीं आएगा, 2 फैक्टोरियल का, नीचे 2 फैक्टोरियल का फैक्टर नहीं आ जाएगा, बस बाकी वही रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ आखिरी आज, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। बाकी जब इसको कल अप्लाई करेंगे तो फिर हम देखेंगे इसका क्या है, आंसर क्या आता है इसका। प्रॉब्लम ऐसे आया कहाँ से? आपकी नहीं अंडरलाइन असम्पशन में से कहाँ से ये प्रॉब्लम? अंडरलाइंग असम्पशन में कहाँ से प्रॉब्लम आया? क्योंकि हमने ऑपरेटर्स को टाइम के साथ इवॉल्व किया था। जब हमने टाइम के साथ इवॉल्व किया था तो हम ये मान के चले थे कि जो ऑपरेटर है वो एच नॉट नहीं है बल्कि एच नॉट से मुख्तलिफ है, जबकि जो एक्सपोनेंशियल में फ़र्क आ रहा था वो एच नॉट का आ रहा था। एच नॉट एच आई के साथ कम्यूट नहीं करता था, याद है ना आपको? इसलिए मैंने कहा था कि जो मर्जी हो जाए मैं उनका ऑर्डर फिर स्विच नहीं कर सकता। एच आई मुझे पता भी हो अगर, इवन देन मैं एच नॉट के साथ उसको कम्यूट नहीं करा सकता। इसलिए ये वहीं से सारी चीज़ें ट्रिगर हुई थी, वहीं से तो हमने एक्सपोनेंशिएट किया था चीज़ों को एच आई एफ टी से। क्वांटम मैकेनिक्स का मसला, बिल्कुल ऑपरेटर है तो क्वांटम मैकेनिक्स ना 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 अच्छा, रिलेटिविटी का हो ही नहीं सकता, रिलेटिविटी तो स्पेस के बगैर कुछ भी नहीं है ना। आता हूँ, आऊँगा मैं इसके, पता क्या करूँगा, डी क्यूब एक्स पे इंटीग्रेट करके एच आई एक्स का फंक्शन बना दूंगा 4 का, 3 वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करूँगा तो अल्टीमेटली टाइम से जाने जाएंगे, 1 मिनट में वो हो जाएगा। लेकिन पहले ये समझ आ जाए, मैं रिपीट करता हूँ, प्रॉब्लम ये था कि अपेरेंटली आपने एक्सपोनेंशियल की सीरीज जो 12वीं जमात में सीखी थी वो खोली, टाइम डेरिवेटिव लिया, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, इसमें तो एच आई टी लेफ्ट बैठा है, इसमें दाएं पे है, हमें नहीं पता आपस में कम्यूट करते हैं, जनरल नहीं करते। आपने कहा ये टर्म प्रॉब्लमेटिक है, तो इस प्रॉब्लमेटिक टर्म से कैसे हम जान छुड़ा सकते हैं? अगर हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है चीज़ों को ऑर्डर करने का, क्योंकि इंटीग्रेशन में मैं इंटीग्रेशन को कभी भी बदल सकता हूँ, किसी को कुछ कह लूँ, किसी को कुछ कह लूँ। यानी फ़र्ज़ करें अगर मैं इसको T0 से लेकर T1 तक इंटीग्रेट करूँ, इसको T0 से लेकर T2 तक इंटीग्रेट करूँ, मैं ऐसे भी कर सकता था, इसको T2 कह देता, इसको T1 कहता, मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था। इसका मतलब डबल काउंटिंग हो रही थी, उस डबल काउंटिंग से बचने के लिए आपने टाइम ऑर्डर प्रोडक्ट लगा दिया कि जो बड़ा है वो आएगा, जो बड़ा नहीं है वो नहीं आएगा। तो अगर आप इसको खोल लेंगे तो फिर क्या बन जाएगी आपके पास चीज़, क्या बन जाएगी? कौन बताएगा आप में से? इस सीरीज़ को अगर खोल दें तो क्या आंसर आएगा? यार अब तो पता चल गया है, प्लीज़ आप तो ना कहो कि नहीं पता। अगर कोई चीज़ प्लीज़ नहीं समझ आई तो फिर पूछ लें अब, क्योंकि आगे के कोर्स में सिर्फ यही यूज़ होना है, आज के बाद जितने लेक्चर्स हैं उनमें ये यूज़ होना है। अगर कोई चीज़ नहीं क्लियर तो क्यों भाई, क्लियर है या नहीं? पक्की बात है। बस अब ये मसला हल हो गया, जो मिटाई है टर्म वो वापस वही बन सकती थी। तो इसका मतलब है यू ऑफ टी टी नॉट अगर मैं टाइम ऑर्डर करके खोलता ना तो वो ये बनता 1 माइनस आयोटा टी नॉट से लेकर टी तक एच आई एफ टी प्राइम डी टी प्राइम प्लस माइनस आयोटा का स्क्वेर्ड डी टी प्राइम डी टी डबल प्राइम। लेट मी सी, चलें बस लिमिट्स को ना मैं इस तरह लिखना चाह रहा हूँ कि बस मेरी आदत ये बनी हुई है कि मैं लिखता हूँ चले टी नॉट से लेकर टी तक, ठीक है, और डी टी डबल प्राइम टी नॉट से लेकर टी प्राइम तक एच आई एफ टी प्राइम एच आई एफ टी डबल प्राइम। तो देखें मैंने इंटेंशनली सही लिखा है इसको, मैंने कहा जी कि जहाँ पर टी डबल प्राइम की इंतहा है वहाँ से टी प्राइम की शुरुआत है, प्लस अप टू, यानी नीचे जो फैक्टोरियल के फैक्टर्स है वो नहीं आ रहे, प्लस अप टू, ये ब्रैकेट क्यों डाल दिए मैंने, क्यों माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख दिया? अब मैंने टाइम ऑर्डर्ड वाले को खोला है, जब टाइम ऑर्डर्ड वाले को खोला है तो मैंने साबित कर दिया है कि जिसका टाइम बड़ा है उसको वो पहले आएगा और कम्यूट करेंगे। अगर ये दोनों आपस में कम्यूट करते जो पहले मैंने कहा था नहीं कर रहे तो 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाता तो सीरीज़ ये बन जाती। आप ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, आप इसको पुट करेंगे तो जवाब सही आएगा, इसलिए नहीं लिख रहा था उस वक्त टी प्राइम और टी। आप मुझे कोई मसला नहीं, अब मैंने क्या जहाँ पर टी प्राइम डबल प्राइम की इंटीग्रेशन ख़त्म होगी वहाँ से टी प्राइम की शुरू होगी और अल्टीमेटली आप टी तक पहुँच जाएंगे। तो सिडनी कोलमैन ने अपने बुक में लिखा है बाद वाला बाएँ, जो बाद के वक्त का है वो बाईं तरफ आता है, तो इसमें बाद के वक्त वाला ये था, ये बाईं आ रहा है, दूसरा दाएं आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना जुनैद, इस लिमिट की फिक्र ही ना करो, ये आपके अपने कंट्रोल की ये दरमियान
दूसरे की टी, बस इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, नो प्रॉब्लम। इस इन बिटवीन टाइम, ये इसलिए मैं कहता हूँ ये ना भी होते तो खैर थे, मैथमेटिकली कंसिस्टेंट रहती चीज़ें। आप एक चीज़ मुझे करके दे सकते हैं घर जाके, अब सिंपल सी, इस चीज़ को पुट करें u विच इज़ इक्वल टू टी एंड टी नॉट विच इज़ इक्वल टू टाइम ऑर्डर्ड ऑफ e टू द पावर माइनस आयोटा टी नॉट से लेकर टी डी टी प्राइम एच आई एफ टी प्राइम को श्रोडिंगर इक्वेशन में, और शो दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। मैंने करके दे दिया आपको काफ़ी हद तक, जो भी किया सारा वही किया। इसको पुट कीजिए श्रोडिंगर इक्वेशन में और साबित कीजिए कि उसको सेटिस्फाई करता है। कर लेंगे, और इसके लिए रिसोर्स है सिडनी कोलमैन के लेक्चर्स में ये किया हुआ है, मैं चाहूँगा कि आप ये ज़रूर कर लें। ठीक है, करेंगे ये जाके घर, पक्की बात है। वो ये लंबे वाला नहीं करके आना कि करेंगे, आज जाके करना है और कल आना है करके इसको लाके। ठीक है, जब आप इसको करके लाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जवाब क्या आता है। अच्छा, मैं अब सिर्फ क्विकली रिकैप कर देता हूँ मैंने क्या किया। आज पहली दफ़ा मैंने एक ऐसी चीज़ स्टडी की जिसमें पार्टिकल्स इंटरेक्ट करेंगे। जब पार्टिकल इंटरेक्ट करेंगे तो एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन देयर एनर्जी विल चेंज। तो आज मैंने एनर्जी का जो ऑपरेटर था उसका वक्त का फंक्शन बनाया, और एट द सेम टाइम द स्टेट ऑफ द पार्टिकल विल चेंज। कैसे स्टेट ऑफ द पार्टिकल चेंज होती है? फ़र्ज़ कीजिए एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट किया और वो इलेक्ट्रॉन में चला गया, लेकिन उसकी स्टेट वक्त के साथ बदल चुकी है। तो स्टेट भी मैंने कहा टाइम के साथ बदली है, और जो उसकी एनर्जी है वो भी वक्त के साथ बदली है। तो ऐसी पिक्चर को मैंने क्या नाम दिया था? इंटरेक्शन पिक्चर। फिर मैंने कहा था जो इंटरेक्शन पिक्चर का हैमिल्टोनियन है, इसका मतलब है कि जो भी मैं सोल्यूशन लिखा अगर उसको मैं श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करूँ तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो यूनिटरी ऑपरेटर की फॉर्म आपने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखी थी, ये श्रोडिंगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी प्रोवाइडेड हैमिल्टोनियन हर वक्त आपस में कम्यूट करते, जो कि नहीं था। तो हमने कहा उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए डायसन ने एक फार्मूला दिया। तो डायसन ने ये कहा कि नहीं भाई, आप टाइम ऑर्डर लगा दें साथ में। टाइम ऑर्डर जो ही आपने लगाई तो आपको पता चल गया ये कौन सी चीज़ पहले है कौन सी चीज़ बाद में है। 2 फैक्टोरियल का फैक्टर बीच में से कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या था? ऑपरेटर की सेंस में क्या था? द ऑपरेटर्स कम्यूट इन द टाइम ऑर्डर। इन टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, वक्त में वो कम्यूट कर रहे हैं, कौन सा पहले है कौन सा बाद में। इसी तरह की एक और ऑर्डरिंग आएगी, देखिएगा आप, उसको हम कहेंगे नॉर्मल ऑर्डर। नॉर्मल ऑर्डर में मोमेंटम के साथ किस कौन सा पहले है कौन सा बाद है उठा के अपनी मर्जी से कम्यूट करते जाएंगे हम। तो फिर टाइम और नॉर्मल का मिलाएंगे तो विक्स का काम आ जाएगा सारा। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता हम चलते जा रहे हैं उसकी तरफ। हमने टाइम ऑर्डर डिफाइन कर दिया, और टाइम ऑर्डर की सेंस भी मैंने आपको बता दी कि वाई यू नीड टाइम ऑर्डर। टाइम ऑर्डर हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल वाले सॉल्यूशंस को वाकई ही सॉल्यूशन साबित करना था। जो अनवांटेड टर्म, यानी वो सारी टर्म्स जिनमें हैमिल्टोनियन ऑन द राइट ऑफ दिस इंटीग्रेशन के दाईं तरफ आ रहा था, वो हमारी नहीं डिज़ायर, तो उसका हमें बाईं तरफ चाहिए था। कल अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? कल मैं एस मैट्रिक्स कैलकुलेट करूँगा, स्कैटरिंग मैट्रिक्स। हमें एक चीज़ पता है, फ़र्ज़ कीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी इलेक्ट्रॉन गन से निकला है, वो आया हमारे पास, रास्ते में कई सोर्स थे इंटरेक्शन के। चलिए रास्ते में जहाँ से गुजरता आया उसके पास कहीं ऐसी एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ था उसके रास्ते में कहीं, जो ही उसके करीब आया तो उसने उससे इंटरेक्ट किया। जो ही उसने उससे इंटरेक्ट किया तो उसकी एनर्जी बदल गई। वो अपनी बदली हुई एनर्जी के साथ कहीं दूर डिटेक्टर से जाके मैंने उसको डिटेक्ट कर लिया जहाँ से वो, और यूजुअली वो वेव लेंथ आप निकाल सकते हैं, दैट वेव लेंथ इज़ मच बिगर दैन द इंटरेक्शन लेंथ। अगर उससे वो बड़ा हो जाए तो यही सारा काम अब मीन फील्ड थ्योरी में भी कर रहे होते हैं ना, है ना। अगर फ्री रखना है पार्टिकल को तो बहुत माजी में रखे, बहुत फील्ड के रीजन से बाहर निकल जाए तो दोबारा फ्री होगा आपके पास। तो आप क्या करते हैं? फ्री फील्ड थ्योरी में रादर सॉरी। तो आप क्या करते हैं? ये करेंगे, एस मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। आप मान के चलेंगे देयर इज एन आइगन स्टेट ऑफ द फ्री हैमिल्टोनियन फार इन द पास्ट एंड देयर इज एन आइगन स्टेट ऑफ द हैमिल्टोनियन फार इन द फ्यूचर। तो मैं क्या करूंगा? टी नॉट को -इन्फिनिटी ले लूंगा, टी को +इन्फिनिटी ले लूंगा। मुझे पता है स्टेट इज प्योर एट टी नॉट एंड स्टेट विल बी प्योर एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी। तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसको मैं एस मैट्रिक्स कहूँगा। इसका मतलब है जो मैं एस मैट्रिक्स बना रहा हूँ वो यूनिटरी मैट्रिक्स को यूज़ करके बना रहा हूँ, तो उसको भी यूनिटरी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये चीज़ कैलकुलेट करें ना, यू हैड
यू हैड डैगर, इसका जवाब 1 आता है। किसी ऑपरेटर के यूनिटरी होने के लिए ज़रूरी था, आपको याद है, लिखते थे ना इन्वर्स और डैगर दोनों लिखते थे हम, याद है ना आपको। तो ये हमने कहा था कि अगर ये चीज़ 1 है तो इसका मतलब है जो मैट्रिक्स मैं स्कैटरिंग मैट्रिक्स अगर उसको एस से लिखूंगा तो मैं साबित करूंगा कि एस डैगर जो है वो भी 1 के बराबर है। अगर मैं ये साबित करने के काबिल हो जाऊं तो इसका मतलब मैं स्कैटरिंग मैट्रिक्स जो निकाला होगा अगर वो सेम स्टेट्स के दरमियान में एस डैगर करके करूंगा, आइडेंटिटी डालूँ तो जवाब 1 आना चाहिए। तो वो अगर आ गया तो साबित हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा एस मैट्रिक्स निकालने के बाद, ये नॉन रिलेटिविस्टिक है जिस तरह जुनेद ने कहा, क्योंकि इसमें सिर्फ टाइम आ रहा था। तो मैं क्या करूंगा, इसमें टाइम के साथ स्पेस भी डालूंगा तो रिलेटिविस्टिक बना लूँगा। तो ये कल के लेक्चर में हम बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो घर जाके कीजिए, अगर कोई सवाल हो तो बिला झिझक आके मुझसे पूछ लीजिएगा। रूम में आके भी पूछ सकते हैं और क्लास में पूछ लेंगे तो बाकियों का भला भी हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ एक दफ़ा जाके देखिएगा। हाँ वो देखिएगा, हम बनाएंगे। हाँ ऑर्थोनॉर्मल, हाँ सिर्फ ऑर्थोगोनल काफ़ी नहीं है। ठीक है ना, कोई सवाल हो किसी का, चलें, सी यू टुमारो।